नमस्कार साथियों, मैं राजीव चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। अभी रिसेंटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जिसे कहते हैं, वो बहुत जगह उन्होंने रेड किया है और मामला बड़ा गर्म है, जहां पे कि ये कहा जा रहा है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी मतलब कि यूज कर रही है किसका, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का, जो अपने ओपोनेंट है उनको दबाने के लिए। तो कितना सच्चाई है, क्या है, नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जो केसेस जो आ रहा है, ये जो केसेस रिलेटेड जो चल रहा है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो आखिर मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्यों किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाता है, इस पे हम पूरा बात करेंगे और ईडी के बारे में भी ब्रीफली बात करेंगे। और लास्टली ये भी बताएंगे कि अभी जो ईडी का मूव चल रहा है, जिसपे कि बहुत पार्टी ने, बहुत लोगों ने, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे 241 पिटीशन दिया था और सब पिटीशन को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट दिया है। तो क्या जजमेंट दिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। बट एनालिसिस में जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी का जो हाईलाइट्स, अभी कौन लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हुए हैं, ठीक है, जिनको पे की ईडी का नजर है, जिनको की ईडी ने पूछताछ करा है। तो याद रखिए, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो ब्लैक मनी से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू ब्लैक मनी, काला धन से संबंधित है। तो ये काला धन वाले के मामले में किसका किसका नाम आया है, हाई प्रोफाइल नाम तो बहुत लोगों का है, लेकिन जो हाई प्रोफाइल नाम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन दोनों को ईडी ने बुलाया और बहुत पूछताछ हुआ, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा विरोध भी किए। उन लोगों ने केस भी किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो ईडी जो ईडी इनिशिएटिव ले रहे हैं वो क्या है, उनका इलीगल है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया नहीं इलीगल नहीं है, बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के। ये है सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के। ठीक है, इनको आप जानते ही होंगे, जैकलीन फर्नांडिस है, खूबसूरत हीरोइन है, लेकिन काला धन के मामले में इन्हें भी कटघरे में रखा गया है। ये है संजय राउत शिवसेना के हैं। तो जैसे ही सरकार वहां गिरा तो ईडी ने इनके घर पे छापा मारा और इनको पूछताछ किया गया। इनका नाम है, ये एक आईएएस ऑफिसर है, झारखंड कैडर की आईएएस ऑफिसर है, जिनका की नाम है पूजा सिंघल, जिनके घर से बरामद हुआ लगभग 160 करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये जो है, ये इनका नाम है राना अयूब, ये एक जर्नलिस्ट है जिनके घर से 1 करोड़ से अधिक रुपए बरामद हुए। तो आप इसमें जो मिक्सर देख सकते हैं, एक तो देख सकते हैं पॉलिटिशियन 1 2 3 6 आदमी में से आपने देख लो 3 पॉलिटिशियन है। तो काला धन किसके पास रह रहा है, ये आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। ये है हीरोइन। तो आप सोच सकते हैं कि कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये है अपने आईएएस ऑफिसर और ये है जर्नलिस्ट। तो मतलब कि हर आदमी डिफरेंट फील्ड से, मतलब कि काला धन एक्रू करने में लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे हम बताते हैं कि ईडी ने अभी तक क्या क्या काम किया। ठीक है, तो पहले इस ग्राफ को देखिए, थोड़ा समझिए कि 2016 से लेके 2022 तक, 2016 में 200 केस रजिस्टर्ड उन्होंने किया था। ठीक है, और 2021-22 में 1180 केसेस जो है टोटल उन्होंने रजिस्टर्ड किए। तो मतलब ईडी का छापा जो पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट 2 में, मोदी का जी का जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुआ, तब देख सकते हो कि कितना बढ़ गया है। 562, 981, 1180, बहुत बढ़ गया है। और उन्होंने जो अटैच किया है एसेट, जो मतलब कि कॉन्फिस्केट किया, छापा मारा, पैसा मिला, ठीक है, वो कन्फिस्केशन का अमाउंट है 1,04,000 से अधिक रुपए। तो आप सोच सकते हो कि भारत जैसा, जिसको बोलते हैं कि गरीब मुल्क है, बहुत लोग कहते हैं भारत एक गरीब मुल्क है, तो आप सोच सकते हो कि कितना चोरी, इतना अगर जिसमें चोरी होगा वो गरीब मुल्क होगा या नहीं होगा। राजीव गांधी एक बार लाल किले से, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि
भारत में करप्शन बहुत ज्यादा है। 1 रुपए अगर भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक किसी व्यक्ति के लिए, तो उस व्यक्ति के पास मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं। मतलब बीच वाला पैसा क्या होता है, आइदर पॉलिटिशियन खा जाते हैं या फिर ऑफिसर्स खा जाते हैं या बीच में कोई प्राइवेट इंटरमीडिएरी होगा वो खा जाते हैं। तो जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें क्या मिल रहा है, मात्र 15%। ये राजीव गांधी ने कहा था और राजीव गांधी ने ये कमेंट किया था, पूरा हंगामा मच गया। कांग्रेस वाले ने बोला अरे यार हमारा ही प्राइम मिनिस्टर क्या बोल गया, लेकिन भाई साहब राजीव गांधी ने बिल्कुल सही बोला था। उन्होंने बताना चाहते थे वो दुनिया को कि भाई साहब इंडिया में इतना अगर करप्शन होगा तो इंडिया डेवलप्ड हो ही नहीं सकता है। रिसेंटली 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी साहब जब भाषण दे रहे थे लाल किला से, तो उन्होंने कहा भारत में आज के दिन 2 प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है करप्शन का और दूसरा प्रॉब्लम है नेपोटिज्म का। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि करप्शन रियली में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। नेपोटिज्म का जहां तक बात है तो कुछ ही इंडस्ट्रीज हैं वहां पे नेपोटिज्म, उसमें से एक पॉलिटिक्स है, ठीक है। अदर देन दैट टैलेंट बेस्ड ही मोस्टली चलता है, ठीक है। तो करप्शन सही मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा गंभीर चिंता का विषय है कि कोई भी कंट्री अगर करप्ट होता है, करप्शन बहुत अधिक होता है, तो वहां पे तरक्की नहीं हो सकता है। करप्शन को कम करना होगा तरक्की के लिए। आम आदमी को अपलिफ्ट तभी होगा जब करप्शन कम होगा। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं अपोजिशन पार्टी कि ये मोदी जी टारगेट कर रहे हैं अपोजिशन को ही, देखने में वैसा ही लगता है। अगर ऊपर ऊपर देखे तो जितने भी रेड्स हैं, जो भी सीबीआई कर रहा हो या ईडी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो डायरेक्टेड क्या है, अपोजिशन के अगेंस्ट ही है। लेकिन अपने को क्या लेना देना, हम लोग आम नागरिक हैं। कहीं से भी काला धन निकल के आता है, जो चोर हैं अगर वो जेल जाते हैं तो आम आदमी जो है उनके लिए फायदेमंद है। चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज है कि भैया किसी के खिलाफ हो रहा है, हो तो रहा है। नंबर 2 पॉइंट कि भारत का अगर ओवरऑल देखा जाए तो करप्शन भारत में बहुत अधिक है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 180 कंट्री उसमें शामिल है जिसको में की रैंकिंग किया जाता है। तो भारत का रैंकिंग बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। भारत का रैंकिंग अगर 2012-13 में देखे तो 94 के आसपास था, 14 में 85 और अभी जो है वही 85-86। हम लोग लगातार कुछ सालों में इस आसपास में रहे हैं। डेफिनेटली हमारा परफॉर्मेंस बहुत बुरा है, मतलब कि करप्शन यहां पे बहुत ज्यादा है। सरकार ने ही एक कमिटी बनाई थी, शांता कुमार कमिटी, फूड जो मैनेजमेंट रिलेटेड कमिटी उन्होंने बनाया था। शांता कुमार कमिटी की रिपोर्ट में, सरकार का ही रिपोर्ट है, उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि फूड मैनेजमेंट, जो फूड का जो पब्लिक पॉलिसी है जो अडॉप्ट किया जा रहा है फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, उसमें जो घपला है, चोरी है, लीकेजेज जो है वो है 40 से 45%। हर साल, सिर्फ एक सेक्टर का मैं कहानी कह रहा हूं, हर साल 1,20,000 करोड़, ठीक है, 1,20,000 करोड़ फूड सब्सिडी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट देता है सबको, जिसमें कि अगर 40 से 50% लीकेज है, मतलब कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का चोरी है सिर्फ एक प्रोग्राम में। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर हम साल दर साल का अगर चेक करें कि कितना पैसा चोरी किया है इन्होंने, एक साल का मैं बता रहा हूं 60-65,000 करोड़, सिर्फ एक सेक्टर का हम जब बात करते हैं, तो इमेजिन कीजिए भारत में हर साल नहीं भी कुछ तो 2-4 लाख करोड़ रुपए चोरी तो होता ही होता है, ब्लैक मनी जनरेट होता ही होता है, ज्यादा भी होता होगा, ठीक है, ज्यादा भी होता होगा। तो अब देखिए कि चीज क्या है कि कुछ दिन पहले हमारे जो भारत के जो मुल्क के लोग हैं या विदेशी भी हैं, बहुत लोगों ने स्विस बैंक में जमा किया है ऐसा कहते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले एक पेपर आया था जिसका नाम है पनामा पेपर। कुछ एक्टिविस्ट ने, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने कुछ
पेपर लीक कराया था पनामा से। पनामा भी स्विट्जरलैंड की तरह ही एक टैक्स हेवन है, जहां से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, नहीं वहां से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, तो अमीर लोग क्या हैं वो दे देते हैं वहां पे। तो भारत के जो आदमी हैं उनका भी बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आया। कुछ नाम यहां पे हैं, नाम बहुत बड़ा था, लेकिन हमने कुछ सेलेक्टेड लिस्ट लिया है, ठीक है। तो विजय माल्या, इनका पैसा मतलब कि वहां पे रखा हुआ है। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये हैं डीएलएफ के मालिक केपी सिंह, ठीक है। ये हरीश साल्वे, पहले एक्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, बहुत बड़े, अभी के टाइम में नंबर 1 वकील में से टाइप हैं ये हरीश साल्वे, ठीक है, उनका भी आता है। ये जो हैं आपके रविंद्र किशोर सिन्हा हैं, ये बीजेपी के पहले आपको राज्यसभा के एमपी थे, ठीक है। ये इनका नाम है विनोद अदानी, ये गौतम अदानी, अदानी ग्रुप है ना, उनके बड़े भाई का नाम है, उनका भी नाम था। ये इकबाल मिर्ची, ठीक है, नाम बड़ा फनी है, ये दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है, ठीक है, इकबाल मिर्ची, इनका भी नाम था। और इनका नाम है ओकर कनवर, ठीक है। ये हैं अपोलो टायर्स के मालिक। तो आप देख लो, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, हीरो हीरोइन, सबका नाम वहां पे आ रहा है। और पनामा पेपर पे जो लीक हुआ नाम, इस पे इन्वेस्टिगेशन का जहां तक बात है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। और एक चीज और मैं बता दूं, एक दिन राज्यसभा में ऑलमोस्ट लड़ाई झगड़ा टाइप टेंशन काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गया था मोदी गवर्नमेंट 1 में, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे और राम जेठमलानी थे। राम जेठमलानी और अरुण जेटली में बिल्कुल नहीं बनता था, तो दोनों में बहस शुरू हो गया इसी को लेके, क्योंकि पनामा पेपर पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन इस बहस के 5 साल बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। फ्यूचर में भी संभावना कम है कि कोई एक्शन लिया जाएगा, यूं ही नाम आता है। तो कोई न कोई पनामा पेपर, तो पेंडोरा पेपर, सो मेनी पेपर्स हर टाइम टू टाइम रिलीज होते रहता है, निकलते रहता है, लोगों का नाम आते रहता है, होता कुछ नहीं है, मतलब चोरी किए जा रहे हैं और भारत से पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है, भारत से पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है, आप सोच सकते हो। अब चीज क्या है कि भारत से पैसा विदेश में भेजा जा रहा है, तो इसको, ये जो प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो आखिर मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, इन रियलिटी क्या है? इन रियलिटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो सिंपल समझिए मनी लॉन्ड्रिंग को कपड़े का लॉन्ड्रिंग। तो गंदा कपड़ा होता है, ठीक है, जो जिसमें डर्ट फिल्थ सब लगा है, उसको हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं और साफ कपड़ा हमारे पास निकल के आता है, राइट। उसी तरह से काला धन को हम एक सर्टेन सिस्टम में डालते हैं और वो काला धन क्या बन जाता है, हमारा ब्लैक मनी बन जाता है, व्हाइट मनी। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कैसे होता है ये बताएंगे, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा है, एक डेटा दिया था उन्होंने 2009-10 का डेटा, 9-10 का एक डेटा था वो, अभी रिसेंट डेटा उन्होंने कुछ ऐसा रिलीज नहीं किया, ठीक है। तो वो डेटा कहता है कि लगभग 2 ट्रिलियन, याद रखिए, 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक, 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक पूरा सालाना जो पूरा वर्ल्ड में क्या जनरेट होता है, आपका काला धन, जिसमें कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लिया जाता है। सोचिए, 9 में वो था, अब अगर हम 2021 का अगर बात करें, स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें, लमसम में अगर बात करें, तो नहीं भी कुछ तो 3 ट्रिलियन डॉलर का काला धन प्रोड्यूस किया जाता होगा वर्ल्ड वाइड। इंडिया का जितना जीडीपी है उससे अधिक पूरा विश्व में काला धन प्रोड्यूस होता है। और अगर उसमें से नहीं भी कुछ तो 80% जो है वो 85% के आसपास लॉन्डर कर दिया जाता है, उसको व्हाइट धन बना दिया जाता है। तो आप सोचिए कितना वॉल्यूम में जनरेट होता है, और इंडिया जो है बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूटर है।
तो अब है कि सवाल कि काला धन को हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे बना लेते हैं, यह भी समझना जरूरी है। ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी कैसे होगा, है कि नहीं है? तो ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी बनाने का तरीका है, तो याद रखिए कि तीन प्रोसेस होता है जिससे कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जाता है। जिनका कि फ्यूचर में एम हो, ऑब्जेक्टिव हो कि वो ब्लैक मनी जनरेट करेंगे, तो अभी सीख ले, शायद फ्यूचर में काम दे आपको, ठीक है? तो तीन कौन सा प्रोसेस है? पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन ये सब चीज से पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि भैया पहले काला धन आए तो सही, है कि नहीं? तो देखिए, जो क्यों आदमी इसमें जाते हैं, बड़े बड़े कंपनी जो है ना, आपने अपोलो टायर फलाना ढकाना कितना देखा, ठीक है, विजय माल्या, सो मेनी पीपल, हीरो हीरोइन भी उसमें शामिल है। क्यों करते हैं? क्योंकि ना टैक्स बहुत देना पड़ता है। टैक्स चोरी करने का एक तरीका है, ठीक है? टैक्स से बचने का तरीका है कि हम किसी तरह से उसको कोई डायरेक्शन में लेके चले जाएं जिससे कि हमें उतना टैक्स नहीं देना पड़े, क्योंकि टैक्स रेट भी बहुत है। आपको जीएसटी देना पड़ेगा, कंपनी के हिसाब से अगर देखते हैं तो जीएसटी देना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स पर्सनल देना पड़ेगा, बहुत सारे तरह के टैक्स हैं, टैक्स भी तो बहुत है, ठीक है? तो वो सब है, इसीलिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग करप्शन से कमाते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट है। तो ब्यूरोक्रेट क्या है? तो उनका तो तनख्वाह फिक्स है, 70 80 90 हजार रुपए मिलता है मान लीजिए। तो वो लोग लेकिन 160 260 करोड़ रुपए, आईएएस कुछ दिन पहले चंद्रकला भी पकड़ाई थी तो उनके पास भी 140 करोड़ रुपए निकला था। पूजा सिंघल का हमने बात कराई है, उनके पास 160 करोड़ निकला। बहुत लोग ऐसे छापा मारते हैं, करोड़ों करोड़। तो मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उसमें से कुछ कमीशन खा रहे हैं, जो कि ब्लैक मनी है, इनको खाना अलाउड नहीं है। पॉलिटिशियन, नेता लोग भी चोरी कर रहे हैं। तो वो एक तो चोरी हो गया, एक हो गया टैक्स चोरी। तीसरा चीज क्या है कि बहुत लोग इलीगल बिजनेस करते हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन का अगर बिजनेस करते हैं, कि बहुत लड़कियों को लेके आया जाता है मिडिल ईस्ट से, रशिया से सेंट्रल एशिया से, वो यहां पे फ्लैश ट्रेड करते हैं, बेचते हैं मान लीजिए। तो वो पैसा क्या है? व्हाइट मनी तो है नहीं, सब तो ब्लैक मनी है, ड्रग्स का, वेपन का, इस तरह का करते हैं। तो वो सब भी क्या है? ब्लैक मनी है। लेकिन उनको क्या करना है? व्हाइट मनी बनाना है। तो सबसे पहले हम इस तरह का चीज क्या करेंगे कि पैसा लाएंगे जिसका कि कलर ब्लैक हो, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले प्लेसमेंट दो तरीके से किया जा सकता है, डोमेस्टिकली भी किया जा सकता है, फॉरेन में भी किया जा सकता है। तो पहले हम डोमेस्टिकली सोचते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आपने पैसा चोरी किया और आपको पैसा क्या करना है, बचाना है, किसी तरह उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसा बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं जो बिजनेस में कैश बहुत चलता है, ठीक है? कैश बहुत चलता है, जहां पे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना बहुत आसान है, और जहां पे कैश का बिजनेस चलता है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है, वैसे बहुत सारा बिजनेस है, आप बार्बर का दुकान भी खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं, ग्रोसरी का दुकान खोल लो, लेकिन रेस्टोरेंट भी एक बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट एक बिजनेस है जिसमें कि ये बहुत कम लगता है, जीएसटी 5% का है, ठीक है? तो जीएसटी कम लग रहा है, और आपने एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट खोल लिया मान लो, ठीक है? आपका सेल हुआ दिन में मान लो 2000 रुपए का, और आपने दिखा दिया बिलिंग में 4000 रुपए, और टैक्स भी आप पे कर रहे हो। तो साल दर साल क्या हो रहा है? टैक्स जनरेट हो रहा है, और वो ब्लैक मनी क्या हो जा रहा है? 2-2000 रुपए एक्स्ट्रा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हर दिन? तो वो क्या हो रहा है? एक्रू होता जा रहा है, और इसी तरह से चलता जा रहा है। सरकार को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, कोई भी बोलेगा तो बोलेगा हाँ यार ये तो देखो, हमने तो सिंपल कैश में ट्रांजैक्शन किया है, कैश ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, ठीक है? तो इस तरह से आप चला सकते हैं, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, बहुत कारगर तरीका नहीं है। कारगर तरीका इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो इसको ट्रैक कर सकती है, इसको देख सकता है, और हो सकता है कि आप
को पकड़ के ले जाए। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी छापा मारेगा, ये तो बंद करेगा ही, जितने पैसे हैं, जो भी प्रॉपर्टी है सब जब्त करेगा और आपको जेल में डाल देगा। सिंपल, ठीक है। तो लोग मोस्टली ये जो दूसरा तरीका है जो हमने फॉरेन वाला बताया था वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे अडॉप्ट करते हैं वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं वो, कि जो भी मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हमने ब्लैक मनी कमाया, तो उसको क्या कोशिश करते हैं कि देश से बाहर भेजने का कोशिश करते हैं। तो 1 करोड़ को वो क्या कर सकते हैं कि बैंक में डाल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि अगर बैंक में आप डालोगे तो सरकार तुरंत पूछेगा कि भाई क्या है मामला। तो वो लोग क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन कर देते हैं, बहुत सारे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 से कम, ठीक है, वो सब बैंक अकाउंट में उन्होंने डाला डाला डाला, तोड़ तोड़ के डाला, 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, ठीक है। अब तो फिर इतना छोटा छोटा रकम है, सरकार छोटा छोटा रकम को देखता ही नहीं है। आप अगर 50,000 से ऊपर जमा करने जाते हो, 50,000 या उससे अधिक, तभी आपसे पैन कार्ड भी मांगा जाता है। यहां पे आपको पैन कार्ड भी नहीं मांगा जाए क्योंकि उससे कम डिपॉजिट कर रहे हो आप, सीधी सी बात है। और बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटेड आपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, एक वो तरीका है। वहां से आप चाहो तो फॉरेन कंट्री भेज दो, कहीं भी भेज दो, भेज सकते हो इजीली, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। दूसरा तरीका है कि लोग क्या करते हैं, स्मगलिंग भी करा देते हैं, कि उसको कन्वर्ट कर दिया स्मगल्ड गोल्ड में, ठीक है, या उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, डॉलर में, पाउंड में, और उसको बड़े बड़े जहाज से, या और भी बहुत तरीका होता है, ठीक है, उससे क्या कर दिया जाता है, दूसरे विदेशों में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आपका कंट्री इंडिया से क्या हो गया, वो पैसा बाहर निकल गया, 1 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर निकल गया, हवाई जहाज पे चला गया, यहां से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब आता है इसके बाद जो हमने बोला कि 3 प्रोसेस है, तो प्रोसेस नंबर 2 आता है जिसको बोलते हैं लेयरिंग। अब देखिए, उस कंट्री में हम नहीं भेज सकते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनिए, उस कंट्री में हम नहीं भेज सकते हैं जो कंट्री इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो इसीलिए बहुत सारे इस तरह जितने भी ये रेड स्पॉट्स कंट्री हैं, ठीक है, ये सब कंट्री पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हमें देता ही नहीं है। ये सब जो जुरिस्डिक्शन है पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगता रह जाएगा, वो लोग नहीं देंगे। तो इस तरह का बहुत सारा कंट्री है। तो वो कंट्री जो क्यों ऐसा करते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो उनका इकोनॉमी को अलग तरीके से बूस्ट नहीं मिलता है। तो एक बैंकिंग सिस्टम ऐसा बना लिया कि बोलते हैं कि हम भाई कॉपरेट ही नहीं करेंगे, तुमको हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कस्टमर है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो उस तरह का कंट्री में क्या करते हैं, इंडिया से पैसा भेजा जाता है। कौन कौन सा कंट्री, जैसे हमने, आप लोग स्विट्जरलैंड तो जानते ही हैं, स्विट्जरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, ठीक है, चैनल आइलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, माल्टा हो गया, सिप्रस हो गया, जिब्राल्टर हो गया, ठीक है। और इधर में आपने केमेन आइलैंड देखा है, पनामा पेपर, पनामा यहां पे आता है, कोस्टा रिका है, बारबाडोस है, ठीक है, बहामस है, बर्मुडा है, ये सब टैक्स हेवन है। इसको बोला जाता है टैक्स हेवन, मतलब वो हेवन मतलब स्वर्ग, टैक्स के लिए स्वर्ग। तो वहां पे एकदम टैक्स लगता ही नहीं है, ये एकदम 0 टैक्स और नो टैक्स और वेरी लो टैक्स, 0 या लो, इतना बढ़िया जगह है, वहीं पैसा भेज देते हैं, कोई भी सोचेगा। तो वहां पे क्या कर देते हैं, इंडिया से भेज दिया आपने इस कंट्री में। अब उस कंट्री से में भेज तो दिया, फिर क्या होगा, वहां पे क्या करता है कि बहुत सारा सेल कंपनी बना के रखते हैं, ठीक है, बहुत सारा सेल कंपनी। सेल कंपनी क्या होता है, एक सेल की तरह होता है। ये देखिए कि अंदर खोखला है, अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता। एक कमरा ले लिया आपने, बोल दिया कि हाँ यही कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है, करोड़ों का काम धंधा है, लेकिन इसी में सब चल रहा है, ठीक है, अंदर ही वो दिखावे पे, मतलब कि सिर्फ पेपर पे रहता है। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, सबके पास हजारों की संख्या में सेल कंपनी रहता है, हजारों की संख्या में, ढेर सारे, डोमेस्टिकली भी रहता है, और वहां पे तो रहता ही है। तो सेल कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से इस कंपनी, इतना ज्यादा घुमा देते हैं ना पैसा को, इधर से उधर, उधर से इधर, कि उस पैसा को ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब एक ट्रांजैक्शन एक लेयर, दूसरा ट्रांजैक्शन दूसरा लेयर, तीसरा ट्रांजैक्शन तीसरा लेयर, लेयर 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 लेयर, इतना लेयर, जो ओरिजिन ऑफ द मनी, जहां से वो मनी निकला है,
और अभी जो मनी है, ठीक है, इसको ट्रैक करना ही बहुत डिफिकल्ट, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इतना ज्यादा लेयर क्रिएट कर देते हैं कि पैसा को ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसी को बोलते हैं लेयरिंग। उसके बाद क्या करता है ये लोग कि उसी पैसा को दोबारा फिर इंडिया ले आता है। इंडिया लाने का क्या तरीका है भाई? इंडिया लाने का भी बहुत तरीका है। ये सब तरीका अपनाया जा सकता है कि एक तो है कि डायरेक्टली एफडीआई कर दो, कोई आए वहां से आपने यहां पे क्या कर दिया कि इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लो एक कोई और कंपनी हमने खोल दिया, हमने 1 करोड़ रुपए चोरी करी थी और हमने एक नया कंपनी भी खोल दिया। उस कंपनी में किसी ने मान लो केमन आइलैंड से, पनामा से हमारा क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमने बोला हाँ इन्वेस्टमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट भी दिखा दो क्योंकि सेल कंपनी कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में तो परफेक्ट है वो। अब अगर पनामा से जाके भारत सरकार बोले कि भैया इसका इंफॉर्मेशन तो 1 करोड़ रुपए कहां से आया है, तो बोलेगा भैया हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, कस्टमर हमारे लिए नंबर 1, आपकी बात हम नहीं मान सकते, सॉरी वी कैन नॉट एंटरटेन यू। इंफॉर्मेशन देगा ही तो पता कैसे चलेगा, फिर हमको प्रोसिक्यूट तुम कैसे करोगे? और ट्रैक करना चाहोगे तो कभी जीवन में ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, इतना लेयर 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 बना दिया। तो वो एक तरीका है। या फिर हमको लोन दे दिया, किसी और को लोन दे दिया, बहुत महंगे महंगे ज्वेलरी खरीद लिया, करोड़ों करोड़ के ज्वेलरी आते हैं, कार खरीद लिया, लैम्बोर्गिनी खरीद लो 3-4 करोड़ रुपए में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो, वहां से पैसा दिया आपने, यहां से आपने इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा एक और तरीका है जिसको बोलते हैं पी नोट, जहां पे कि जो उधर के जो इन्वेस्टर हैं उनका कंप्लीट एनोनिमिटी होता है, 3 महीने में उसको केवाईसी कराना, उससे पहले वो लगाते हैं वापस चले जाते हैं, वहां कर सकते हो। पेंटिंग खरीद सकते हो, जैसे पेंटिंग है, ज्वेलरी है, ये सब का ना रेट कोई फिक्स्ड नहीं रहता है, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है कि इस पेंटिंग का 1200 रुपए दाम है, इस पेंटिंग का 10 करोड़ रुपए दाम है, वो बोली लगने पे, ऑक्शन पे है, कितना पैसा खर्च किया, क्या क्या वो एग्जैक्टली उसका भी पता नहीं है। तो इस तरह का चीज करके वो क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब ये सब प्रॉपर्टी आपका हो गया, कोई भी गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कर सकता है। इसी जो कंप्लीट प्रोसेस देखा, जब पैसा चोरी किया, ब्लैक मनी को हमने बाहर भेजा, बाहर में हमने बहुत सारा घुमाया इधर से उधर, और वापस से फिर से इंडिया ले आए। और जो कंट्री में हमने भेजा वो कंट्री ना बताएगा हमको कि भैया, गवर्नमेंट को बताएगा ही नहीं कि वो पैसा किसने भेजा, जिसने भेजा वो कंपनी सही है कि नहीं है, कंपनी के अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, कंपनी फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, मामला रफा दफा, ब्लैक मनी बन गया व्हाइट मनी। इसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अब देखिए, रिसेंटली हमने कहा कि कोर्ट, बहुत लोगों ने कोर्ट में केस किया, क्यों? क्योंकि मोदी जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी सब पे टारगेट कर रहे हैं, जितने भी चोर हैं, बीजेपी वाले को छोड़ के। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में किसी ने चोरी नहीं करी होगी, ब्लैक मनी तो वो भी रखे हैं, सबसे अमीर पार्टी आज के डेट में है, इतने इतने करोड़ों करोड़ खर्च करते हैं, इलेक्शन में कहां से आता है, उन पे नहीं हो रहा है, ऑपोजिशन पार्टी पे कर रहे हैं, तो उससे अपने को मतलब नहीं है। लेकिन लोगों ने केस किया, 241 पिटीशन फाइल किया गया, वो एक इंपॉर्टेंट है। और ईडी जो है वो अभी इसमें पिक्चर में आ गया। ईडी हर जगह, आज के डेट में सीबीआई से भी ज्यादा ताकतवर ईडी दिखता है। तो ईडी को देखिए 2 लॉ में पावर है, एक का नाम है फेमा, एक का नाम है पीएमएलए। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो बाहर से जो पैसा आता है, ठीक है, कि किसी एनजीओ में या किसी भी इस तरह का चीज जो ट्रस्ट है कुछ में है, उसको चेक करने के लिए वो लेजिटिमेट है कि नहीं। और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तो वो छापा मारते रहती है टाइम टू टाइम, यू नो इट, ओके। इसी पे केस पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फाइल किया गया कि ईडी को पावर ही नहीं है। दूसरा चीज है कि जो एफआईआर का कॉपी नहीं दिया जाता, इस तरह का बहुत सारा मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज में एक ही चीज कहा कि बॉस, हर पावर है किसके पास? ईडी के पास। तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ईडी का जो राइट है अंदर पीएमएलए, वो कंप्लीट लेजिटिमेट है, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, ठीक है। तो अभी मामला चल रहा है, बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत लोग होंगे भी, ठीक है। सो ये है पूरा आपका मनी लॉन्ड्रिंग का कहानी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।